हेलो प्यारे बच्चों। मैं आपका प्यारा वरुण भैया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल हाई स्कूल टॉपर्स पर। तो जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि 2026 के बोर्ड पेपर खत्म हो चुके हैं और अब हम लोग प्रिपेयर करेंगे किसके लिए, 2027 में आने वाले बोर्ड पेपर के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग किसके लिए पढ़ाई करेंगे, 2027 में आने वाले बोर्ड पेपर्स के लिए। अगर आप सभी बच्चे भी चाहते हो कि 2027 में जो टॉपर्स की लिस्ट आने वाली है उस लिस्ट में आपका भी नाम हो, तो आज से ही आपको पढ़ाई करना शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान का पहला अध्याय जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, अपनी रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मेरा आप सभी बच्चों से एक सवाल है। ठीक है, अगर आप अपने आसपास या हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो आप लोगों को एक चीज़ समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि इस पूरे ब्रह्मांड में दो तरीके की चीज़ें होती हैं या दो तरीके के परिवर्तन पाए जाते हैं। पहला तो होता है हमारा भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, पहला हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अगर आपको ये दोनों परिवर्तन अच्छे से समझ में आ गए, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड हमारा इन्हीं दोनों परिवर्तन के अराउंड क्या करता है, रोटेट करता रहता है। ठीक है, तो आपको पहले इन दोनों परिवर्तन को समझना पड़ेगा, तब जा करके आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण कैसे बनते हैं और किन वजहों से या किस किस कारणों से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन के बारे में बात करते हैं हम लोग। कह रहा है वे परिवर्तन, कह रहा है वे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थों के भौतिक गुण बदलते हैं। भौतिक गुण का मतलब क्या होता है, भौतिक गुण का मतलब ये है कि पदार्थों की अवस्था परिवर्तन होती है। पदार्थों में क्या होता है, अवस्था परिवर्तन होती है। अब मेरी बात समझना, मैं इतना तो मान के चलता हूं कि आप सभी बच्चों को अवस्था परिवर्तन पता होगा, लेकिन अगर आप लोग को नहीं पता है अवस्था परिवर्तन क्या होता है तो मैं बताता हूं। अवस्था परिवर्तन का मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर कोई भी वस्तु ठोस अवस्था में दी गई है, किस में दी गई है, ठोस अवस्था में, तो उसको हम लोग परिवर्तित करते हैं किसमें, द्रव अवस्था में। अगर वो द्रव में है तो उसको हम लोग परिवर्तित करेंगे किसमें, गैस अवस्था में। तो ठोस, द्रव और गैस, किसी भी पदार्थ का ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था में परिवर्तन होना ही वो उसका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्लियर? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को भौतिक परिवर्तन ये वर्ड का मतलब समझ में आया होगा, क्या कहना चाहता है। ठीक है, कह रहा है कोई नया पदार्थ नहीं बनता, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, देखो जब भी कोई भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने दो चार एग्जांपल भी ले रखे हैं, तो एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो हमने क्या लिया है, पानी, पानी का आइस क्यूब। यहाँ पे हमारे पास क्या है, वाटर का आइस क्यूब है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमारे पास क्या है, आइस क्यूब है। आइस मतलब बर्फ। कैसे बना, अगर मैं बर्फ के बारे में बात करता हूँ तो बर्फ कैसे बना, पानी था हमारे पास, पानी किस सी अवस्था में था, द्रव अवस्था में था। ठीक है, पानी किस में था, द्रव अवस्था में था। फिर हमने उसको क्या किया, फ्रीज किया, मतलब जमाया, और जमाया तो वो किस में परिवर्तित हो गया, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गया। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो ये हमारा केस में आता है, भौतिक गुण में आता है। ठीक, मतलब भौतिक परिवर्तन में आएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल अवस्था परिवर्तन हो रही है, हमारा पदार्थ नहीं बदल रहा है। पहले भी वो पानी था, मतलब पानी तो पहले ही था, बर्फ जमने से पहले भी वो पानी था, बर्फ जमने के बाद भी वो क्या है, पानी ही है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा एक पेपर है। सपोज कर लो मेरे पास एक पेपर शीट है। ठीक है, मैंने क्या किया, उस पेपर शीट को अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दिया। अगर मैंने उसको तोड़ दिया तो क्या वो टूटने के बाद पानी बन जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर रहा है। जैसे मान लो कह सकते हो कर रहा है, क्यों, मान लो यहाँ पे क्या था, पेपर था। ठीक है, पेपर को हमने क्या किया,
इसके साइज में चेंज किया, साइज में क्या किया, परिवर्तन किया, तो ये हमारा क्या हुआ, एक भौतिक परिवर्तन हो गया। फिर उसके बाद आ जाए, जैसे वाटर है मेरे पास, वाटर किस में था, द्रव अवस्था में था, ठीक है, कौन सी अवस्था में था, द्रव अवस्था में। इसको हमने क्या किया, गर्म किया, तो ये कौन सी अवस्था में चला गया, गैसियस अवस्था में चला गया। इसमें चला गया, ये गैस की अवस्था में चला गया। ठीक, मोमबत्ती ले लो, मोमबत्ती हमारी क्या थी, पहले किस में थी, ठोस अवस्था में थी। ठोस अवस्था में होने के बाद वो पिघली, पिघल करके क्या हो गई, द्रव अवस्था में आ गई, और फिर कुछ टाइम बाद ठंडी होकर के वापस से किस में आ जाती है, वो द्रव अवस्था में आ जाती है। तो ये हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन में आता है। ठीक, उसके बाद कहता है कि ये जो परिवर्तन होते हैं अस्थायी और उत्क्रमणीय होते हैं। ये परिवर्तन क्या है, अस्थायी है, मतलब टेम्परेरी है। इनको हम दोबारा से इनकी पुरानी स्टेट में ला या ले जा सकते हैं। जैसे मान लो मैंने बर्फ़ को अभी क्या किया था, पिघलाया था, तो वापस से मैं पानी को फ्रीज़र में डाल दूंगा तो बर्फ़ बन जाएगा, बर्फ़ वापस से बन गया, तो वापस से मैंने क्या किया, इसकी पुरानी अवस्था को हासिल कर लिया। तो यहाँ पे जो वर्ड अस्थायी और उत्क्रमणी का यूज़ किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, ये हमें यही बताता है कि हम इनकी इनकी पुरानी अवस्था में वापस से ला सकते हैं। ठीक है, कह रहे अर्थात पदार्थ कुछ समय पश्चात अपनी पूर्वभूत अवस्था में आ जाते हैं, यहाँ पे लिख लेना, आ जाते हैं। ठीक है, मतलब वो अपनी पूर्वभूत अवस्था में वापस से आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को भौतिक परिवर्तन समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो जैसा कि अभी सब आप सभी को मैंने भौतिक परिवर्तन के बारे में समझाया कि भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें केवल अवस्थाएं क्या होती हैं, परिवर्तित होती हैं। हमारा जो पदार्थ जैसे था वैसे ही रहता है। और भौतिक परिवर्तन क्या है, एक अस्थायी परिवर्तन है। ये स्थायी नहीं है, ये परमानेंट चेंज नहीं होगा, ये टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए वैसा रहेगा और उसके बाद वापस से हम उसको उसकी पुरानी अवस्था में ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन बॉस जब हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर, रासायनिक परिवर्तन के बारे में, जो हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर, रासायनिक परिवर्तन के बारे में, जैसे ही हम लोग रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात करते हैं तो बेटा पूरा का पूरा गेम क्या होता है, बदल जाता है। गेम बदलने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास अभी भौतिक अवस्था में क्या था, भौतिक अवस्था में था कि हमारे पास कोई पदार्थ था, हम उसको चेंज कर रहे थे, परिवर्तित कर रहे थे, कुछ समय के लिए वो परिवर्तित हुआ, फिर वापस से वो अपनी पूर्वभूत अवस्था में आ गया। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे मान लो अगर मैंने किसी पदार्थ को चेंज कर दिया तो वो दोबारा से अपनी पूर्वभूत अवस्था में नहीं आ सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ मूलभूत से नए पदार्थ में बदल जाता है, अर्थात पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। देखो इस लाइन को आप लोग बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बसा लेना। कह रहा पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल जाता है। रासायनिक संगठन, यहाँ पे एक वर्ड आया क्या, ये रासायनिक और ये संगठन, इसका मतलब क्या हुआ, रासायनिक संगठन का मतलब क्या हुआ, रासायनिक संगठन का मतलब ये हुआ बच्चा कि उसके पूरे के पूरे रूप में, कह सकते हो उसकी पूरी की पूरी अवस्था में, उसके पूरे पूरे आकार में, रंग में, ओवरऑल सारी चीज़ों में क्या हो जा रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो वो मेरा क्या कहलाता है, रासायनिक संगठन कहलाता है। ठीक है, समझ में आया रासायनिक संगठन क्या होता है, मतलब अगर कोई पदार्थ है तो वो अपनी पुरानी अवस्था को भूल जा रहा है और भूल करके कोई नया पदार्थ ही बन जा रहा है। जैसे सपोज कर लो एक छोटा सा बालक था, इसका नाम था चिंटू। ठीक है, क्या नाम था इसका, चिंटू। चिंटू क्या किया, चिंटू को बहुत बड़े बड़े लोग जो कि बहुत जिम में जाते थे उसको बड़ा परेशान किया करते। ठीक है, तो चिंटू ने फैसला किया कि ये भी क्या करेगा, जिम जाएगा, जिम जाएगा बॉडी बनाएगा। क्या, जिम जाएगा बॉडी बनाएगा और डोले शोले लाएगा। तो ये जिम गया, ने लगातार 5 साल जिम की। ठीक है, क्या किया इसने, लगातार 5 ईयर्स इसने जिम किया। अब लगातार 5 ईयर जिम करने के बाद क्या हुआ, इसकी बहुत अच्छी बॉडी वॉडी बन गई। अब अगर इसकी बॉडी बन गई तो क्या ये पहले जैसा चिंटू रहेगा, नहीं रहेगा ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका पूरा रूप रंग बदल गया। सेम वैसे ही हमारे पास कोई तत्व होगा, कोई यौगिक होगा जो कि किसी दूसरे तत्व या यौगिक के साथ अभिक्रिया करेगा और वो कोई नए ही रूप में परिवर्तित हो जाएगा, तो मेरा क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा।
ठीक है, समझ में आया। फिर कह रहा है ये परिवर्तन स्थायी एवं अनुत्क्रमणीय होते हैं। ये परिवर्तन क्या होते हैं? स्थायी तथा अनुत्क्रमणीय होते हैं। स्थायी का मतलब क्या है? परमानेंट है। अगर एक बार परिवर्तित हो गए तो हम इन्हें दोबारा से इनकी पूर्व अवस्था में ला नहीं सकते हैं। ठीक है, अनुत्क्रमणीय का मतलब भी वही है कि हम इन्हें इनकी पुरानी अवस्था में वापस से नहीं ला सकते। ठीक है, अर्थात परिवर्तन के पश्चात अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, वही बात है जो कि मैंने अभी आप लोग को बताया। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। एग्जांपल्स कह रहा है जैसे लकड़ी का जलना, लकड़ी का दहन। अब देखो जैसे लकड़ी है, लकड़ी अगर तुम जलाओगे, क्योंकि अभी ठंडी आने वाली है, ठंडी में हम लोग क्या करेंगे? आग तापेंगे। अगर आग तापेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? लकड़ी जलाएंगे या कोयला जलाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, कोयला जला करके जो कोयले की राख बनेगी, क्या उस राख से हम वापस से कोयला बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। वैसे ही लकड़ी अगर जला दिया हमने और वो राख बन गई, तो क्या हम उस राख को वापस से लकड़ी बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा किस में आता है? रासायनिक परिवर्तन में आता है। मतलब अगर हमने एक बार परिवर्तित कर दिया तो उसको हम लोग दोबारा उसकी पुरानी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है मेरा लोहे पर जंग लगना। लोहे पे जंग लगने का मतलब ये है कि जैसे तुम लोगों ने देखा होगा यार, तुम लोग के घर में लोहा होगा, लोहे का दरवाजा होगा, गेट होगा। उस टाइम बाद होता है धीरे धीरे जब वो हवा, पानी या कह सकते हो बरसात के कांटेक्ट में आता है, नमी के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर कांटेक्ट में आता है, तो उस पर क्या हो जाता है? ब्राउन कलर की छोटी 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 क्या होती है? लेयर जम जाती है। देखो जैसे यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे होगे, यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्राउन कलर की छोटी 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 क्या है? लेयर जम गई है। तो ये हमारा क्या होता है? जंग लगना होता है। ये भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। अगर ऐसा हो जाता है तो हम इसको पुरानी अवस्था में परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन इसको बचाने के कुछ उपाय होते हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल करके अपने लोहे को बचा सकते हैं। ठीक है, फिर आता है कटे हुए सेब का भूरा हो जाना। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि मम्मी लोग क्या करती हैं? देती हैं, और हमारे खाने का मन नहीं होता कि मम्मी नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, बिल्कुल नहीं खाऊंगा। तो मम्मी ने क्या किया? सेब काट के रख दिया। अगर तुम देखोगे तो 24 घंटे अगर वो सेब खुले एटमॉस्फेयर, वातावरण के कांटेक्ट में रखा रह जाता है तो उस कैसा हो जाता है? वो भूरा हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होगे, वो कैसा हो जा रहा है? भूरा होता चला जा रहा है। तो ये भूरा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो भी हमारे पास आसपास मौजूद वातावरण से अभिक्रिया कर रहा है, और अभिक्रिया करके उसमें भी कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, जैसे दूध से दही का बनना। ठीक है, हमारे पास दूध रहता है, हम लोग दूध से क्या करते हैं? लैक्टिक एसिड होता है, दही बनता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड की मदद से वो हमारा क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन का एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को दो सबसे बड़े परिवर्तन समझ में आए होंगे, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इसके बाद देखो मैंने तो तुम लोग को बता दिया कि भैया दो टाइप के परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। लेकिन 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 पहचानोगे कैसे कि कहाँ पे हो रहा है भौतिक परिवर्तन और कहाँ पे हो रहा है रासायनिक परिवर्तन? इसको पहचानने के लिए मैं तुम लोग को देने वाला हूँ एक तरीका, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि बेटा कहाँ पे हो रहा है तुम्हारा भौतिक परिवर्तन और कहाँ पे हो रहा है तुम्हारा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं या पॉइंट्स दिए गए हैं, जिससे तुम समझ सकते हो कि वहाँ पे भौतिक परिवर्तन हो रहा है या रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब मेरी बात समझना, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के लिए क्या है कि पहला तो हमारे पास होना चाहिए गैस का निकलना। अगर कोई भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, देखो ये सारे पॉइंट्स जितने भी दिए गए हैं ये सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन को पहचानने के लिए हैं। भौतिक परिवर्तन को तो आप लोग बहुत आसानी से पहचान जाओगे कि भैया उसमें तो क्या हो रहा है कि जो भी अवस्था परिवर्तित हो रही है उसको तो हम वापस से उसकी पुरानी वाली अवस्था में परिवर्तित कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे गैस का निकलना है, क्या कोल्ड ड्रिंक, बुलबुले उठना या झाग बनना, कोई भी अगर रासायनिक परिवर्तन कहीं पे भी हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा? बुलबुले निकलेंगे। मतलब रासायनिक परिवर्तन की जगह पर बुलबुले निकलेंगे और झाग बनेंगे। इसका सबसे एक बढ़िया एग्जाम्पल मैंने ले रखा है कोल्ड ड्रिंक। तुम लोग क्या करते हो जब कभी मार्केट से कोल्ड ड्रिंक लाते हो, कोल्ड ड्रिंक का कैप क्या रहता है? पैक रहता है। अब जब तुम कोल्ड ड्रिंक का कैप क्या करोगे? घुमाओगे, घोलोगे, घुमा के जब तुम खोलोगे तो उसमें क्या होता है? छिन करके आवाज आती है ना, गैस निकलती है ना। फिर क्या कहते हो तुम लोग कि नहीं अरे ये तो गैस है, रुक जाओ थोड़ी देर। फिर गैस निकलने देते हो, तब जाकर के कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, कि ऐसा तो है नहीं ढक्कन खोला गैस के सहित पी गया, ऐसा तो करते नहीं हो। ठीक है, तो वो भी हमारा क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन में ही आता है। ठीक है, फिर हमारा आता है स्थायी रंग बदलना, जैसे लोहे का भूरा हो जाना।
अभी मैंने जस्ट पीछे एक एग्जांपल दिया कि हमारे पास जैसे लोहा है, लोहे में क्या हो जाता है, जंग लगती है, किसकी वजह से, पानी और मॉइस्चर की वजह से। तो लोहे में अगर जंग लग रही है तो वो भी क्या है, उस मतलब जंग लगने की वजह से क्या हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है, रंग बदल रहा है। ठीक है, ये भी हमारा किस में आता है, रासायनिक परिवर्तन में आता है। ठीक है, फिर आता है तापमान में बदलाव, बिना बाहरी मदद के अपने आसपास नमी पैदा होना या ठंडा होना। ठीक है, देखो अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुम सभी को। कोई भी रासायनिक परिवर्तन जब हो रही होती है तो उससे क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। जैसे हमारे पास जब मीथेन होती है, जब हम मीथेन की रिएक्शन किसी भी दूसरे कंपाउंड्स के साथ कराते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पर बहुत सारी गैसेस निकलती हैं की वजह से तापमान उसका, उस सॉल्यूशन का या उस विलयन का क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जब भी कोई अभिक्रिया हो रही होती है रासायनिक परिवर्तन में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसमें तापमान का परिवर्तन होता ही होता है। ये तापमान का परिवर्तन तुम कह सकते हो कि 90% से भी ज़्यादा अभिक्रियाओं में तापमान का परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट हमारा अजीब गंध या स्वाद आना, जैसे खाने का सड़ना या दूध का खट्टा होना। ठीक है, जैसे देखो अभी मैंने एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल, या आप कह सकते हो अभी मैंने पीछे की स्लाइड में एक एग्जाम्पल दिया था तुम लोग को कि दूध से क्या हो रहा है, दही बन रहा है। अगर तुम देखोगे दूध, तो क्या दूध जब तुम लोग पीते हो तो खट्टा होता है? नहीं, दूध का कोई स्वाद नहीं होता, दूध तो खट्टा नहीं होता है। लेकिन जैसे ही तुम लोग जाओगे उसमें क्या नाम है, दही में, तो दही का स्वाद क्या हो जाता है, दही का स्वाद खट्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन के थ्रू उस खाने का क्या हो रहा है, या दूध का क्या हो रहा है, स्वाद बदल रहा है। जैसे तुम लोग ने देखा होगा कि अगर बहुत लंबे टाइम तक, हम लोग क्या करते हैं, किसी भी खाने को बाहर रख देते हैं तो वो अजीब सी स्मेल करने लग जाता है। ठीक है, अगर वो अजीब सी स्मेल कर रहा है तो वो भी किस में आता है, हमारा रासायनिक परिवर्तन में आता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग को ये रासायनिक परिवर्तन समझ में आ रहा होगा। फिर हम लोग बात करते हैं रोशनी या आवाज का पैदा होना, जैसे पटाखे या आग जलना। देखो जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है हमारे पास, ठीक है, 90% नहीं बट कुछ अभिक्रियाओं में ऐसा होता है कि उनका तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से उनमें हमें छोटे छोटे, जैसे सपोज करते हैं, मान लो मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया। ठीक है, ये मेरी क्या है, एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब है, परख नली जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या किया है, मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया है। ठीक है, ये हमारा क्या है, HCl है। क्या है, HCl है। अब मान लो इस HCl में मैं मिला रहा हूँ कॉपर। ठीक है, तो कॉपर मिलाने के बाद ये क्या बनाएगा, कॉपर क्लोराइड। ठीक है, CuCl। अब मेरी बात समझना, अगर ये CuCl बनाएगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो जब ये रिएक्शन कंडक्ट होगी, मतलब कॉपर किससे अभिक्रिया करेगा, HCl से जब अभिक्रिया कर रहा होगा, तो उस अभिक्रिया के दौरान क्या होगा, वहां पे रोशनी पैदा होगी, मतलब आग जैसा, या कह सकते हो तेज प्रकाश जैसा हमें प्रतीत होगा, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तुम लोग को चीज़ें आ गई होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। फिर आता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। देखो यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। इससे पहले मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं सब इस चैप्टर का बेसिक है। ठीक है, अगर ये सब बेसिक सी चीज़ें तुम लोग को समझ में आ रही होंगी तो भी तुम लोग इस चैप्टर को समझ पाओगे, नहीं तो तुम लोग को चैप्टर समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, देखो रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया या एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा तत्वों को आपस में मिलाते हैं, और दो या दो से ज़्यादा तत्वों को आपस में मिला करके किसी एक नए तत्व को बना देते हैं। मतलब हमने क्या किया, दो या दो से ज़्यादा तत्व मिलाया और उन तत्वों को मिलाया, आपस में अभिक्रिया कराई, रासायनिक परिवर्तन हुआ, और रासायनिक परिवर्तन के बाद उन्होंने क्या किया, एक नया उत्पाद बनाया। देखो जाहिर सी बात है, अगर एक नया उत्पाद बन रहा है तो दोनों के बीच में क्या कौन सी परिवर्तन हो रहा होगा, रासायनिक परिवर्तन हो रहा होगा, ना कि भौतिक परिवर्तन। ठीक है, देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या कहती है, कह रही है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, जैसे अभिकारक, ठीक है, पारस्परिक क्रिया करके नए पदार्थ जैसे कि उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे
अभी याद होगा मैंने पीछे एक एग्जांपल लिया था इसका, कॉपर प्लस HCl का, तो क्या बना था, कॉपर क्लोराइड बना था, CuCl। ठीक है, वैसे ही हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या लिया, जिंक लिया, और जिंक की अभिक्रिया किसके साथ कराई, HCl के साथ कराई, और यहाँ पे क्या बन रहा है, जिंक क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, तो ये जो जिंक है और ये जो HCl है, ये दोनों के दोनों मेरे क्या हैं, अभिकारक हैं। क्या है, अभिकारक हैं। वो अभिकारक हैं क्योंकि इन्हीं दोनों की वजह से ही हमारे पास एक नया उत्पाद बन के आ रहा है। ठीक है, अगर जिंक और HCl आपस में कभी अभिक्रिया ना करें तो हमारे पास जिंक क्लोराइड कभी बन के आएगा नहीं। तो ये जो जिंक क्लोराइड है मेरा, ये मेरा क्या है, उत्पाद है। क्या है, उत्पाद है। और ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये भी मेरा क्या है, उत्पाद है। ये मेरा क्या है, उत्पाद है। तो सिंपल सी बात है कि जब भी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा अभिकारक आपस में जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद उनके बीच में क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, तभी जा करके हमारे पास क्या बनेगा, कोई नया उत्पाद बनेगा। अदरवाइज बिना रासायनिक परिवर्तन के कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संभव नहीं है। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बताया। देखो जैसे यहाँ पे ले लो, दूध में दही का एक एग्जाम्पल ले लो। अगर मैं ये वाला एग्जाम्पल लेता हूँ तो इस वाले एग्जाम्पल में भी तुम कह सकते हो कि जब तक लैक्टिक एसिड, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है दूध से दही में परिवर्तन करने के लिए। ठीक है, अगर लैक्टिक एसिड ना हो तो कभी दूध से दही बनेगा नहीं। समझ में आई मेरी बात। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग को रासायनिक अभिक्रिया समझ में आई होगी। आगे चलते हैं हम लोग। अगला हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या है। देखो अभी तो आप कहोगे कि भैया अभी तो आपने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब दो या दो से ज़्यादा अभिकारक हम लेते हैं और उन अभिकारक को आपस में जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद या मिलाने के बाद उनमें रासायनिक परिवर्तन होता है या रासायनिक संगठन होता है, और वो रासायनिक संगठन एक नए उत्पाद को बनाता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर। जब मैं रासायनिक समीकरण की बात कर रहा होता हूँ तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मैंने कोई अभिक्रिया ले ली, जैसे सपोज कर लो, इस पे अभी बाद में आते हैं, जैसे सपोज कर लो मैंने ले लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब ये हम लोग इस तरीके से या रासायनिक समीकरण की ज़रूरत ही इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर हमारे पास रासायनिक समीकरण ना हो तो हम लोग कार्बन को जानते हो कैसे लिखेंगे, हम लोग कार्बन को लिखेंगे ऐसे, कार्बन, और ऑक्सीजन को जानते हो कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन। और फिर उनके बाद अभिक्रिया कराएंगे तो फिर क्या लिखेंगे, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो अब मेरी बात देखो, यहाँ पे ये लिखने में बड़ा गंदा सा नहीं लग रहा है तुम लोग को। ठीक है, या कह सकते हो देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वो इन्हीं कार्बन और ऑक्सीजन, बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स भी होते हैं, अगर हम उनको लिखने बैठेंगे तो एक एक दो दो लाइन में अभिक्रिया होगी। तो इसका समाधान होता है हमारे पास क्या, रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण की मदद से क्या करते हैं हम लोग, बहुत बड़े बड़े टर्म्स या बहुत बड़े बड़े रासायनिक अभिक्रियाओं के सूत्र को लिखते हैं और उस सूत्र से हम लोग क्या कर दिखाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पे ले लो CH4। CH4 क्या होता है, CH4 हमारा होता है मीथेन। क्या होता है, मीथेन। जब हम लोग मीथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, तो वो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2, H2O, और क्या करता है, हीट रिलीज करता है। देखो अभी याद होगा कुछ स्लाइड्स ऊपर ही मैंने समझाया था तुम लोग को, जहाँ पे भी रासायनिक परिवर्तन होता है वहाँ पे क्या होता है, तापमान बढ़ता है या तापमान बढ़ता हुआ हमें प्रतीत होता है। अब मान लो अगर यहाँ पे ऊष्मा रिलीज हो रही है, ऊष्मा निकल रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो रहा होगा, तापमान बढ़ रहा होगा, तभी तो ऊष्मा निकल रही है। बिना तापमान बढ़े ऊष्मा निकलेगी, नहीं निकलेगी। ठीक है, तो
रासायनिक समीकरण कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले पदार्थ, अभिकारक एवं उत्पाद के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब अभिक्रिया के दौरान या अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद जो कि अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, हम उन्हें उनके सूत्रों के फॉर्म, मतलब सिंबल के रूप में लिख के प्रदर्शित करेंगे तो ही मेरा वो क्या है, रासायनिक समीकरण है। मतलब हम उन्हें लिख करके नहीं, उन्हें उनके सिंबल्स के फॉर्म में प्रदर्शित करेंगे तो वो मेरा क्या है, रासायनिक। ठीक है, फिलहाल आगे चलते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग आप लोगों से अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कॉपी पेन ले करके बैठे होंगे, इसको प्रिपेयर कर रहे होंगे नोट्स। अगर नहीं कर रहे हो तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक चैप्टर है, इसके बाद हम लोग अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, प्यारा प्यारा कमेंट करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।